I welcome Yes, all sir. respected ज्वेलर्स और इस 86 एडिशन ऑफ लाभम में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और जैसे हमको पता ही है कि हम हॉलमार्किंग के बारे में लगातार डेली चर्चा कर रहे हैं और कितना हमारा एफर्ट हमारे ज्वेलर भाई लोग कर रहे हैं, हमारी जीजीसी संस्था भी कर रही है और भी संस्थाएं कर रही हैं। एवरीवन इज पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो अभी हम ये प्रोग्राम की यहाँ से शुरुआत करते हैं और थोड़ा लेट्स हैव अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम आवर वाइस चेयरमैन मिस्टर सैयम मेहरा। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू संजय भाई। खन्ना जी हमारे नॉर्थ जोन हेड, सबका स्वागत है इस मीटिंग के अंदर। आज बहुत दिन पहले, बहुत दिन से 4 महीने से जीजेसी लगी हुई है हॉलमार्किंग को के अंदर जो लॉस बनने वाले हैं उनको स्ट्रेट करने के लिए उसको सजेशंस दे रही है मिनिस्ट्री को, क्या क्या तरीके से करना चाहिए, होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स को पॉइंट ऑफ सेल्स पे करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लॉ है वो हॉलमार्किंग सेंटर्स के ऊपर आना चाहिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसा इनकम टैक्स में होता है उसी तरीके से हमारा जीएस अपना हॉलमार्किंग के अंदर होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस प्रोसेस होनी चाहिए। एंटीक और कुंदन ज्वेलरी को हॉलमार्किंग के अंदर नहीं लाना चाहिए। इससे लेकर रिटेलर के पॉइंट के ऊपर यूआईडी जो आता है, यूआईडी आज के तारीख में हमारे को लागू ना हो, या अगर लागू हो तो भी वो इतने लॉजिकली लागू हो कि उसके अंदर फोटोग्राफ नहीं करनी पड़े, और या बाकी बाकी सब चीजें इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हमको आती है छोटे छोटे नंबर्स लिखने की, वो प्रॉब्लम्स हमको लिखनी खुद ना पड़े, और हॉलमार्किंग के तरफ से ये चीज होकर आए। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हम चाह रहे थे कि सिर्फ जहां पर ही हॉलमार्किंग सेंटर है वहां पर ही ये चीजें लागू हों। मतलब काफी सजेशंस जीजेसी ने मिनिस्ट्री को दिए हैं, बीआईएस को दिए हैं, मिनिस्टर को दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आज शाम को 7:30 बजे जो मीटिंग होगी उसके अंदर इन सब चीजों का फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। आने वाले दिनों के अंदर पीएमआई हमने घोषणा कर दी है, पीएमआई की 27 टू 29 जून को, जुलाई को पीएमआई है गोवा या चेन्नई में। अगस्त के अंदर हमारा 7 टू 10 अगस्त को हमारा आभूषणम है कोयम्बटूर में। फिर हमारे नेशनल ज्वेलरी अवार्ड्स हैं सितंबर में पीएमआई के साथ, जिसके अंदर मुझे लगता है ऑल द ज्वेलर्स फ्रॉम द नॉर्थ they should participate in the National Jewelry Awards, which is, I think, the Oscars of the industry today. And going ahead, if you the thing, the NJ Award ka site is now open. Nilesh Bhai is the convener of NJA. Sanjay Bhai, Sunny Bhai, everybody is involved in the process. And I think if anybody wants to get recognized and अपनी best ज्वेलरी आप लोगों के पास है तो नेशनल ज्वेलरी अवार्ड में प्लीज डालिएगा। आने फेलोशिप ट्रिप is being planned by Rajesh Rokde ji on the 28th, 29th, 30th for JCK in August. So अगर किसी की भी इच्छा है यूएस जाने की तो राजेश रोकड़े जी से बात करें, वहाँ पे JCK का एक्सीलेंट ज्वेलरी का शो होता है, उसे भी उधर भी अटेंड कर सकते हैं। और मैं फिर से साहिल भाई और संजय भाई को मुबारकबाद इसमें भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज, हमने जब चालू किया था ये साल, हमारा ईयर 2020-21, हमारे पास 70 लाभम्स हुए थे या उससे कम, लेकिन अभी हमने 16 से 17 लाभम ये 4 महीने के अंदर या उससे भी कहीं ज्यादा कर दिए होंगे। साहिल भाई, यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, यू आर राइट। और एक हमारे लाभम में तो 5500 फेसबुक पे लाइव व्यूज थे और 1000 जूम पे फुल थे। ये स्पेशल केस था। इसके अंदर जब 1000 लोगों ने हमें अपना हॉलमार्किंग के अंदर देखा, हॉलमार्किंग के सेमिनार में, और यूट्यूब और उसके अंदर से भी 5500 लोग कनेक्ट हुए थे। सो आई थिंक जीजेसी हैज अ वेरी एक्सीलेंट टीम। हम लोग सब साथ में बैठ के, भाविन भाई इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग सो वेल, एंड आई थिंक इंडस्ट्री राइट नाउ जितने भी आगे भी इश्यूज आएंगे, साहिल भाई, संजय भाई, इसके अंदर इसके आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मुद्दा है बैंकिंग सेक्टर का। लास्ट टाइम जीसीएल के रूप में 20% हम सब लोगों को मिला है हॉलमार्क बैंक से। अभी मुझे लगता है और हमारी मांग है बैंकिंग सेक्टर से कि जेमन ज्वेलरी केवी कामत की रिपोर्ट के हिसाब से एक स्ट्रेस सेक्टर में आती है। तो आने वाले दिनों में हम एक और प्रपोजल हमने आरबीआई को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया है ऑलरेडी, कि हमारी बैंक की लिमिट्स को 20% से और बढ़ाया जाए या 40% से और बढ़ाया जाए, जैसे बाकी स्ट्रेस इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जा लोन दिया जा रहा है। तो ये भी हमारा प्रपोजल है। तो आने वाले दिनों के अंदर मैं साहिल भाई और संजय भाई को कहूंगा कि
एक हफ्ते के अंदर जैसे ये हॉलमार्किंग का इशू रिजॉल्व होने के बाद बैंकिंग के इशू को हम लेते हैं, ताकि हम सारे अपना बैंकिंग सेक्टर को भी बराबर तरीके से हमारी इंडस्ट्री के अंदर कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है वो हम देखें। और मैं खन्ना जी से भी मुबारकबाद करता हूँ कि ही इज हैंडलिंग ऑल द इश्यूज ऑल्सो इन द नॉर्थ वेरी वेल। नॉर्थ के अंदर कोई भी इशू आता है तो खन्ना जी पहले रेडी रहते हैं। करोल बाग के अंदर हमने एक्साइज के टाइम पर एक फोन पर उन्होंने 4-5 हजार लोगों को जमा करके बराबर तरीके से स्पीच दे के सबको एक ही साथ एकजुट रखा। हम जीजेसी का ऑफिस बहुत सालों से खन्ना जी के वो जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर रहा है, तो आई थिंक ही इज द प्रॉपर नॉर्थ जोन चेयरमैन विच जीजेसी नीड्स। एंड उनके शोल्डर्स के ऊपर आई थिंक North is shining under Khannaji's leadership from the North. So over to you. Without taking a lot of your time, Sahil bhai, I think I would give the mic to you. Yeah. Thank you, Sam bhai, for explaining all the activities of GJC. और जहाँ पे आपने बैंकिंग का सवाल किया, वहाँ पे हमने के रेटिंग का एक सेशन किया था। बैंकिंग में हम फर्दर खींचेंगे, और इस बारे में और आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू वेलकम आवर चेयरमैन फ्रॉम नॉर्थ, विजय खन्ना जी। आपसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे बिफोर वी टेक द प्रोग्राम फॉरवर्ड। खन्ना साहब, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। Myself as a general chairman, I would like to thank to all the trade participants for this event. I would like to appreciate the efforts of Mr. Bhavin Mehta, Sri Sanjay Agarwal ji, Sri Sahil Mehra, Sri हमारे chairman Ashish Pethe ji and vice chairman Sayyid Mehra ji. Since it is an educational event, whoever मैं थोड़ा हिंदी में बोलूं तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। हिंदी सर, हिंदी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी सब सुनना चाहते हैं। मेरे विचार में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें कुछ हिंदी में समझते हैं, कुछ इंग्लिश समझते हैं, तो ये एजुकेशनल एक हमारा इवेंट है। और इससे मैं सबको विश्वास से कह सकता हूँ कि वो भी हमारा लाभ अटेंड करता है, उसके बाद उसके काम करने के तरीके चेंज हो जाते हैं। यहाँ से बहुत कुछ सीख के ही जाते हैं। सॉरी, बीच में फोन आ रहे हैं। सॉरी, एक्चुअली फोन आ गए थे बीच में। सो अभी आई वुड लाइक के हमारे जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें हमने कई लोगों को खोया है, कई अपने व्यापारियों को, कई दोस्तों को। और लेकिन कोरोना काल में एक फायदा जरूर हुआ है कि हमारी लाभम बहुत स्पीड से चल रही है। थैंक यू। अगर ये कोरोना नहीं होता तो फिजिकली हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हम हर एक शहर में जाएं, उसके लिए पूरा प्लान करें, और वहाँ लोग इतने आते भी नहीं थे जितना जूम पे आराम से आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए कोरोना काल की एक देन है। बाकी तो कोरोना काल हम आगे और दुआ कर रहे हैं कि थर्ड वेव नहीं आए और हमारा ये प्रोग्राम आगे फिजिकल चले। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं उन सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आगे भी जितने लाभों आए जहाँ भी हो, अगर वो साउथ में भी हो रहा है तो मैं नॉर्थ वालों को कहूँगा कि वो भी अटेंड करें। यही नहीं कि सिर्फ साउथ में हो रहा है, तो हमारे जहाँ भी हो सभी लोग वहाँ अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू खन्ना साहब फॉर काइंड वर्ड्स। आपने इतना अच्छा बताया, और हम फिजिकल डेफिनेटली लाभों में हम भी लुक फॉरवर्ड करते हैं, लोगों को फिजिकली मिलें और आगे बढ़ सके। और जूम का भी हमने भरपूर फायदा उठाया ही है सब लोग ने मिलके। और आई मस्ट टेल यू, वी आर मतलब हम लोग 215 के ऊपर लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और बिना किसी विलंब के मैं भाविन मेहता जी को इनवाइट करना चाहूंगा ताकि वो अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकें। Yeah, thank you, Sahil bhai, and good afternoon to all my jeweler friends. Sahil bhai, can you see my screen? Yes, Bhavin bhai, everything is clear. Screen भी है, आवाज भी आ रही है। ठीक, very good, yeah. Okay, दोस्तों, आज we will be just looking to today is 15th of June and from tomorrow perhaps ऐसे बताया गया है कि हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो जाएगा और सब लोगों को कल से 14, 18, 22 कैरेट के ही ज्वेलरी बेचनी पड़ेगी हॉलमार्किंग करने के बाद।
But before that, friends, we are so near. I think today perhaps is the last day, and from tomorrow there is mandatory hallmarking. तो दोस्तों थोड़ा समझ लेते हैं कि ये mandatory hallmarking के क्या प्रावधान है, इसमें क्या challenges है, क्या compliance के issues है, what are something that HUID is something which we are not going to cover today. आज मैं शायद वो topic cover ना करूँ क्योंकि इतना बड़ा topic है, शायद उसके लिए एक अलग से webinar रखना पड़े. तो friends, we will be only focusing today on how to take registration. Friends, today also if we see the official numbers on the BIS website, to less than 40,000 people on a pan-India basis have registered themselves. काफी लो नंबर है. तो आज अपना फोकस ऐसा रहेगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सी वेबसाइट को अप्रोच करना है और हाउ टू टेक रजिस्ट्रेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा जानेंगे, सर्च एंड सीजर और पेनल्टी क्या है उसके बारे में जानेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज टू टेक अ रजिस्ट्रेशन. क्या होलसेलर को रजिस्ट्रेशन लेना है, मैन्युफैक्चरर को लेना है कि या फिर सिर्फ रिटेलर को लेना है. Even I have started receiving queries today that whether the Karigar has to take registration number or not. There are many people who are of the view that the goldsmith and the Karigars, उनको भी registration number लेना चाहिए. So we will be seeing the relevant sections, we will be seeing the relevant definitions, and we will be seeing the FAQs जो government ने बताया गया है, जो BIS के website में है, कि whether you are really liable to take registration under BIS for a Karigar or not. So friends, let us start the webinar. हम लोग धीरे-धीरे start करते हैं, and then as we progress, you can keep on putting your questions in the chat box. And after the end of the webinar, there will be a Q&A session, as I think Sahil bhai would have told you, and then maybe we will be taking one by one query of each and every participant. So friends, let us start. For challenges, compliances, issues under hallmarking. Just switch off my video. Yeah. तो दोस्तों पहले देख लेते हैं कि what are the recent developments under hallmarking. So if you can really see over here on 27th of July 2020, the BIS ने एक ऐप लॉन्च किया, the BIS Care, और BIS जो नया पोर्टल है वो पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है 27 जुलाई 2020 को. manakonline.in, www.manakonline.in. दिस इज द पोर्टल जहां से आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वगैरह है, जो भी रिन्यूअल है वो वहां पे जाके करना है. It is really a very good portal being developed by BIS. They have revamped the entire portal. Please go and do visit the portal. It is very much required. But 27 July 2020, they did two things. They launched the BIS Care, which is the mobile app, and the BIS portal. ये दो चीज उन्होंने लॉन्च किया. 21 अगस्त 2020 को उन्होंने एक चीज बताई कि आपको जो भी रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल करना है तो आपको कंपलसरी ऑनलाइन करना है. यू नीड नॉट विजिट द डिपार्टमेंट. आपको डिपार्टमेंट जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. इट विल बी फेसलेस. There will be no human interaction with any of the department. BIS के कोई भी ऑफिसर के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं होगा. आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है. फीस भी आपको ऑनलाइन भरनी है. And within fraction, after you pay the fees, within fraction of seconds, you will be getting your registration certificate online. So this is a fantastic system being done by the BIS. No human intervention and no human interaction by the department. 9 अक्टूबर 2020 को उन्होंने एक हॉलमार्किंग अमेंडमेंट ऑर्डर दिया गया है, जहां पे उन्होंने मैंडेटरी हॉलमार्किंग की डेट को एक्सटेंड 15 जनवरी 2021 से लेके 1 जून को एक्सटेंड किया. 1 जून 2021 को उन्होंने और एक ऑर्डर बाहर निकाला. वो ऑर्डर के अनुसार डेट वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 जून 2021 to 16th of June 2021. So today we are on 15th of June. From tomorrow, mandatory hallmarking is applicable, and you have to sell the jewelry of 14, 18, and 22 carat from tomorrow. Friends, just to give you some insight, the entire GJC team is at Delhi. We are really fighting hard. We have been really pressing hard to get all the relaxations. सब लोग चाहते हैं कि एक्सटेंशन हो जावे. हमारी जो भी मांगे हैं वो सरकार समझ लेवे. सरकार हमें सफिशिएंट टाइम देवे कि रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जावे. जो भी हमारे इश्यूज है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैटर है या कैरेटेजेस का मैटर है या और भी कोई सारे जो भी अपने इश्यूज है, पेनल्टी क्लॉजेस है या जो भी है, everything needs to be addressed. So our team is right now sitting at Delhi and they are pressing hard. Let us move ahead. Is hallmarking mandatory? The answer over here is today hallmarking is not mandatory
till today, so today is 15th of Jan. 16th of June से हॉलमार्किंग मैंडेटरी हॉलमार्किंग हो जाएगा और 16 जून के बाद आप जो भी ज्वेलरी बेचोगे दैट विल बी ऑफ 14, 18 and 22 कैरेट which should be as per IS 1417/2016. जो भी हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचना चाहे उसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हॉलमार्किंग रेगुलेशन 2018 एप्लीकेबल हो जाएगा। जो भी रेगुलेशंस है, जो भी नियम है, जो भी रूल्स है, कानून है, अगर आप एक बार हॉलमार्किंग के दायरे में आ जाते हो तो वो सबका आपको अनुपालन करना पड़ेगा। Let us try to understand what is the exempted list of hallmarking items. कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर हॉलमार्किंग नहीं लगेगा। The first thing is, अगर आपकी कोई भी आर्टिकल एक्सपोर्ट के लिए, if it is meant for the purpose of export, हॉलमार्किंग की आवश्यकता नहीं है। एन आर्टिकल विद वेट लेस देन 2 ग्राम्स हॉलमार्किंग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे जन की कंफ्यूजन है या एप्रीहेंशन है कि 2 ग्राम जो वेट है वो कैसे पकड़ना है, वो मुझे नेट पकड़ना है या ग्रॉस पकड़ना है। फ्रेंड्स लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे लिखा हुआ है एन आर्टिकल विद वेट लेस देन 2 ग्राम्स। सो सम पीपल आर आस्किंग द क्वेश्चंस कि वहां पे कुंदन की ज्वेलरी है जिसमें लाख की फिलिंग होती है या ये सब होता है जिसमें गोल्ड की कंटेंट है वो 2 ग्राम से नीचे है। सो वेदर दैट आर्टिकल विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 2 grams or the gold content should be treated as less than 2 grams. In my opinion, if you read the order, the word used is article should be less than 2 grams. So if the weight of the article is more than 2 grams, it has to be hallmarked. An article which is in the course of consignment outside India to an assaying and hallmarking center as per the Bureau of Indian Standards. An article which is intended for medical, dental, veterinary, scientific and industrial purpose, hallmarking की आवश्यकता नहीं है। An article of gold thread, hallmarking की आवश्यकता नहीं है। Any manufactured articles which is substantially complete and which is intended for further manufacture. Any manufactured articles which is not substantially complete and which is intended for further manufacture, WIP है, work in process है, work in progress हो रहा है, तो वहां पे hallmarking की आवश्यकता नहीं है। Gold bullion in any shape of bar, plate, sheet, foil, rod, wire, strip, tube and coin. So coins are exempted from mandatory hallmarking. It is only the mints and refineries जहाँ पे वो लोग coins को hallmarking करते हैं। Next, what is important is what is substantially complete is not defined in the act. हम लोगों ने यहाँ पे previously ये देखा, हम लोगों ने यहाँ पे previously देखा that any manufactured article which is not substantially complete and which is intended for further manufacture उस पे hallmarking की आवश्यकता नहीं है। But what is not substantially complete, that is not defined in the act. So in that situation, jewelry in transit, jewelry received in showroom but QC is pending, antique jewelry which is lying in the showroom only for the purpose of display, and jewelry sent for exhibition. ये सब situation है, वहाँ पे we need a clarification from the department that whether all these things will be to considered as substantially complete और यहाँ पे hallmarking की आवश्यकता है या नहीं है। GGC have made a presentation through the BIS and even to the ministry saying that rather than having a negative list, there should be a positive list and we should say that only the items and jewelry which are offered for sale at the point of sale there should be hallmarking. नेगेटिव लिस्ट करने से अच्छा एक ऐसी पॉजिटिव लिस्ट बनाई जाए या ऐसा कोई सिचुएशन बनाया जाए कि पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर ही हॉलमार्किंग होना चाहिए, एंड आई थिंक दैट विल मेक लाइफ मच सिंपलर। So this is what our presentation is to the BIS and the ministry. Let us see how whether they accept or not. Jewelry which is not offered for sale and displayed only in the showroom, they should be exempted. This is our representation. This is not a law. Friends, now we move to the important topic, registration under hallmarking. आपको hallmarking में registration कैसे लेना है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। www.manakonline.in ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट के ऊपर आपको जाके रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करना है। प्लीज नोट डाउन www.manakonline.in ये वेबसाइट के ऊपर आपको जाके रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करनी है। जैसे ही आप ये वेबसाइट पे जाओगे, this is the next page which will be displayed on your screen, and in this there is a tab of hallmarking. ये hallmarking के टैब को आपको क्लिक करना होगा
जैसे ही आप हॉलमार्किंग के टैब को क्लिक करोगे आपको ये दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि हाउ मेनी पीपल आर रजिस्टर्ड अंडर गोल्ड, हाउ मेनी आर रजिस्टर्ड अंडर सिल्वर, हाउ मेनी पीपल हैव रिन्यूड, हाउ मेनी। हाँ जी, क्या निनाद आप सबको म्यूट कर दो जब तक भाविन जी का प्रेजेंटेशन चल रहा है, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर में सबको अनम्यूट करेंगे। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है आपके पास जितने भी क्वेश्चन मेरा सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके क्वेश्चन है एक तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए और अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शेयर करें ताकि कुछ भी हमको आपको आंसर करना है तो आगे फ्यूचर में भी आंसर कर सके जीजेसी की तरफ से। और तब तक ये प्रेजेंटेशन अनइंटरप्टेड तरीके से जाने दीजिए। थैंक यू जी। भाविन जी आप प्लीज कंटिन्यू करिए। ओके, यहाँ पे टॉप हैंड राइट हैंड साइड में यू कैन सी द बटन ऑफ लॉगिन। ये लॉगिन के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। द मोमेंट यू प्रेस द लॉगिन बटन आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। यू हैव द ऑप्शन ऑफ क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा जहां आपके आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। यू हैव टू फिल द सिंपल डिटेल्स लाइक ईमेल, पासवर्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो भी केवाईसी है दैट यू हैव टू रियली फिल इन, द पैन नंबर, द मोबाइल नंबर, दिस ऑल हैज टू बी फिल्ड एंड वंस यू फिल यू हैव टू क्लिक सबमिट ओवर दैट। जैसे ही आप ये सबमिट करोगे आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर आ जाएगा। आफ्टर गेटिंग दैट यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद ये होम पेज आपको ऐसे ओपन होगा जहां पे प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, हॉलमार्किंग, एमएसएडी, एफएमसीएस और टेस्ट सैंपल्स दिखाएगा। आपको हॉलमार्किंग के ऊपर क्लिक करना है एंड यू हैव टू मूव अहेड। जैसे ही आप हॉलमार्किंग के ऊपर क्लिक करोगे यू विल बी हैविंग द वेलकम स्क्रीन जहां पे लिखा रहेगा न्यू लाइसेंस एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस एज अ ज्वेलर। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। द मोमेंट यू क्लिक ऑन इट आपको ये नया पेज ओपन होगा जहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू ज्वेलर होगा। यहाँ पे पूछा गया है whether you want to apply for a new outlet or if you want to apply for consecutive license within the same outlet। इसका मतलब ऐसा हो गया कि आपके पास अगर गोल्ड का रजिस्ट्रेशन है और आपको सिल्वर के लिए अप्लाई करना है तो यू नीड टू सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ अप्लाई फॉर consecutive license with the same outlet। Here we have selected gold and gold alloys। The next thing is license required for number of outlets। So if you are having 5 or more outlets तो आपको कॉर्पोरेट का रजिस्ट्रेशन लेना है, उससे नीचे होगा तो आपको इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन लेना है। नेक्स्ट इज द फर्म डिटेल्स। आपको आपके फर्म की पूरी डिटेल फिलअप करनी है यहाँ पे, नेम, एड्रेस, द टर्नओवर, व्हाट इज योर टर्नओवर ऑफ दैट योर फर्म, वेदर इट इज प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और द बॉडी कॉर्पोरेट, प्राइवेट लिमिटेड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज द लोकेशन। यहाँ पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड देना है। The Google Map can really help you। आपको Google Map आपके आउटलेट की लोकेशन वहां पे डालनी है and you have to find out the latitude and longitudes। उससे आपको ये आसानी से आपको मिल जाएगा और वो आपको जो भी लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड्स के आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना होगा एंड देन यू हैव टू प्रोसीड। The next is the management details। आपको प्रोप्राइटर, पार्टनर या जो भी आपके डायरेक्टर्स है उनकी सबकी डिटेल यहाँ पे देनी है। So I think everything is self-explanatory over here। Next we come to the upload documents। This page is very important friends, please try to understand। यहाँ पे आपको जो आपकी फर्म की केवाईसी है वो सब आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि प्रूफ ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्म, प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस देना है, identity of the signatory, map indicating the location of the premises from the nearest landmark। यार अगेन गूगल कैन हेल्प यू। आपको गूगल में जाके एक मैप आपको ये करना है और उसकी प्रिंट आउट लेनी है। प्रूफ ऑफ एनुअल टर्नओवर, यहाँ पे आपको एनुअल टर्नओवर या जीएसटी की रिटर्न्स है, दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर एनुअल टर्नओवर, वो आपको अपलोड करनी है। लोगो एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी फर्म की क्या लोगो है या क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आपको आपके एक लेटर हेड पे लेना है, लिखना है और वो आपको अपलोड करना है। After uploading all these things, there is a button of save and continue and you have to click on that। Moment you click on that, you will be going to the next page। Next page, you have to mention the outlet details।
आपके मान लो 5 आउटलेट, 10 आउटलेट, 15 आउटलेट जो भी है, वो सबकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आउटलेट, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टर्नओवर देना है। हर एक आउटलेट की टर्नओवर देनी है। एक आउटलेट का 10 करोड़ है, दूसरा 2 करोड़ है, किसी का 50 करोड़ है, उस सब का डिटेल आपको आउटलेट वाइज टर्नओवर यहाँ पे देना है। आफ्टर यू पुट इन दैट, यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। The next is basically the application fee. Friends, this is very important. As you can see from here, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी टर्नओवर की आप डिटेल दोगे, लेस देन 5 करोड़, अबाउट 25 करोड़, तो फी स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन दैट, और अकॉर्डिंगली आप जो भी यहाँ पे डिटेल डालोगे उसके हिसाब से ऑटो कैलकुलेट होके यहाँ पे आपको फीस आएगी। एप्लीकेशन फीस 2000 रुपीज पर आउटलेट। सो ऑब्वियसली मैंने 5 आउटलेट सिलेक्ट किए तो यहाँ पे 10,000 रुपया आ गया। सर्टिफिकेशन फीस विल बी डिपेंडिंग ऑन योर टर्नओवर। अगर 5 करोड़ है तो आपको 7,500 है, उसके ऊपर जो 25 करोड़ तक है आपको 15,000 है, 40,000 है, 80,000 है। तो बेस्ड ऑन दैट आई हैव रिसीव्ड दैट सर्टिफिकेशन फी जो ऑटो कैलकुलेट होता है। 5 या 5 से ज्यादा आउटलेट होगा तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद जीएसटी लगेगा 9%, 9%, एंड दिस इज द टोटल फी। ये टोटल फी के लिए I have to go to proceed to payment and make an online payment मुझे यहाँ पे करना है। And the moment I make the payment over here, within fraction of seconds आपको सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, थोड़े पॉइंट्स यहाँ पे है जो मैंने समराइज किए आपके लिए समझने के लिए। एप्लीकेशन फी ऑफ 2000 इज पेएबल विथ ईच एप्लीकेशन। आपको 2000 रुपया आपको एप्लीकेशन फी लगेगा। So there are two type of fees. One is application fee, the other is registration fee. Registration fee is based on turnover. अगर 5 करोड़ के नीचे आपकी टर्नओवर है तो 7,500 रुपया है। 5 से 25 करोड़ के बीच में 15,000 है। 25 से 100 करोड़ के बीच में 40,000 है, और 100 करोड़ के ऊपर 80,000 है। So if you are having more than 5 outlets, आपको एक corporate registration या centralized registration मिलेगा, and you can claim a discount of 10% in registration fee for each outlet. एप्लीकेशन फी ऑफ 2000 इज फिक्स्ड, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन फी में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इफ यू आर हैविंग 5 और मोर आउटलेट्स, देन यू कैन क्लेम दैट। In case the certificate of registration at corporate level, separate application fee shall be payable for each outlet. अगर आप कॉर्पोरेट या सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, आपकी 10 या 15 ब्रांचेस है, तो आपको एप्लीकेशन फी आउटलेट वाइज भरना पड़ेगा। हर एक आउटलेट का 2,000 रुपया। कोई भी एडिशन या डिलीशन होगा आउटलेट का तो 2,000 रुपया आपको भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फी ओनली shall be payable by jeweler only certificate registration for one precious metal wanting to obtain certificate for other precious metal। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास गोल्ड का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है एंड इफ यू वांट टू ऐड सिल्वर फॉर BIS या हॉलमार्किंग के लिए आपको सिल्वर ऐड करना है, तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन फी भरनी होगी, रजिस्ट्रेशन फी भरने की आवश्यकता नहीं है। Applicable taxes as per prevalent, we saw CGST and SGST आपको भरना पड़ेगा। If the registration fee is paid in advance and the application is rejected, same will be refundable. Friends, I think I have covered most of the registration part. It is very simple. आप जैसे ही ऑनलाइन पे मानक ऑनलाइन में जाओगे, वो काफी इंटरैक्टिव वेबसाइट है, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, it is very simple. You just have to keep on uploading the details and filing the details. आपका सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। Now friends, let us see what are the issues under the hallmarking, जिसमें सबको क्वेश्चंस है, सबको डाउट्स है। रजिस्ट्रेशन किसको लेना है? सर मैं हॉलमार्किंग में मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं होलसेलर हूँ, मैं रिटेलर हूँ, मैं कारीगर हूँ, क्या मुझे हॉलमार्किंग का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? कल 16 तारीख है तो सर आज में लास्ट दिन है, आज मैं बिल बना लूं, कल से मैं बिल बना सकूंगा या नहीं बना सकूंगा? I think these are all the questions which are flying here and there, and perhaps for some of the questions even I don't have an answer, and I would say even the BIS officials, when we were confirming and consulting with them, even they were not having answers to many of the questions which we have really raised to them. Let us move ahead, friends. Whether a wholesaler, distributor or manufacturer who is selling jewelry to retail jewelers need to take BIS registration. क्या एक wholesaler, distributor या manufacturer जो retail jeweler को ज्वेलरी बेचता है उसको BIS registration लेने की आवश्यकता है?
Let us see what is the reply. This is the question which is available on the BIS website. ये FAQ में BIS की वेबसाइट पे अवेलेबल है और BIS ने ही उसका जवाब दिया है. Any jeweler or retailer selling jewelry to the consumer shall have to register with the BIS. Any jeweler or retailer जो कंज्यूमर को ज्वेलरी बेचता है उसको BIS में रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की आवश्यकता है. Friends, very important, the words which are being highlighted in red: jeweler, retailer and consumer. ये तीन चीज समझना बहुत जरूरी है. Let us try to understand what is the definition of a jeweler. As per section 219 of the BIS Act, jeweler means a person who is engaged in the business to get manufactured precious articles for sale or to sell precious metal article. Jeweler means a person who is engaged in the business to get manufactured precious article or to sell precious metal article. या तो मैन्युफैक्चर करवा के लेके बेचेगा या तो वो खुद ट्रेडिंग करेगा, तैयार ज्वेलरी लेके वो बेच सकता है. Then we have a definition of sale. Sale means to sell, distribute, hire, lease or exchange of goods, article, process, system or service for any consideration for commercial purpose. The next important definition is of consumer. Consumer का मतलब क्या है? Consumer is not defined in the BIS Act. For the definition of consumer, they are saying that you please go to the Consumer Protection Act 1986. We went to the Consumer Protection Act 1986. As per section 27 of the Consumer Protection Act, consumer means any person who buys any goods for a consideration but does not include a person who obtains such goods for resale or for commercial purpose. Consumer means a person who buys any goods for a consideration but does not include a person who obtains such good for resale or for any commercial purpose. अगर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को माल देता है तो होलसेलर कंज्यूमर होगा या नहीं होगा? मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर से माल लेता होलसेलर मैन्युफैक्चरर से माल लेता है बट ही इज टेकिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल. वो तो आगे रीसेल करने वाला है रिटेलर को या कमर्शियल पर्पस के लिए. होलसेलर अगर रिटेलर को देता है तो रिटेलर उसको आगे बेचने वाला है एंड कंज्यूमर को, वो रीसेल के लिए ही माल लेता है. तो कैन वी कंक्लूड दैट मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स आर आउट ऑफ हॉलमार्किंग? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? BIS के वेबसाइट पे एक FAQ दिया गया है जहां पे वो बताया गया है कि अगर कोई ज्वेलर अगर कोई ज्वेलर या रिटेलर कंज्यूमर को माल बेचता है तो ही उसे हॉलमार्किंग लगेगा. कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है? कंज्यूमर की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं कोई गुड्स खरीदता हूं लेकिन मैं उसको रीसेल नहीं करता हूं या कमर्शियल पर्पस के लिए बाई नहीं करता हूं तो ही मैं कंज्यूमर माना जाऊंगा. मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, B2B ट्रांजैक्शन हो गया, ही इज बाइंग फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ही इज बाइंग फॉर कमर्शियल पर्पस. होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर इज बाइंग फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ही हैज अ कमर्शियल पर्पस. Retailer is selling to a lady who walks into his shop. She is not buying for commercial purpose. वो खुद के यूज के लिए बाई करती है, वो नेकलेस खुद पहनने वाली है, तो वहां पे she will be called as a consumer, and in that case hallmarking will come in. This is what my interpretation is, that manufacturers and wholesalers should be out of hallmarking. Please note, this is my personal interpretation. If you go to the BIS office, if you go to the webinars being conducted by others, they all are having a mixed opinion and they are saying कारीगर्स, wholesalers, manufacturers, जो भी आदमी ज्वेलरी से कनेक्टेड है सबको नंबर देना पड़ेगा. और let us try to understand ऐसा ये लोग क्यों बोल रहे हैं और why there is a confusion, why different consultants or different advocates are giving different opinions. This is as per the FAQ and this is as per the definitions which is given in the Act. Now when you go to section 15, prohibition to import, sale and exhibit, we have a different story. Section 15 says, no person shall import, distribute, sell, store or exhibit for sale any goods or articles under subsection 1 of section 14 except under certification from the Bureau. मैं import नहीं कर सकता, sell नहीं कर सकता, store नहीं कर सकता, एग्जिबिट फॉर सेल नहीं कर सकता
if I want, if without certification from the Bureau. Friends, section 15(1) is really wide enough to cover everything. Can we say that even logistics players like BBC and Sequel, जिसके पास vaults है और जो ज्वेलरी स्टोर करते हैं, उनको भी हॉलमार्किंग का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? I think this is not the intention of the government to include all these people, but nonetheless, there is an ambiguity in the section if we compare it with the FAQ being given by them. And we through GGSC हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है कि प्लीज आप एक डिटेल्ड नोट दीजिए या डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन दीजिए कि होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स या रिटेलर्स किसको नंबर लेने की आवश्यकता है, किसको हॉलमार्किंग एप्लीकेबल होगा. Some of the other queries which the people have raised: if a customer comes with old gold or a jewelry and is asking a jeweler to make a new jewelry out of the old gold, एक कस्टमर आता है पुराना सोना लेके और बोलता है कि इसमें से मुझे नई ज्वेलरी बना के दे दो, जहाँ पे सिर्फ लेबर इन्वॉल्व है, कोई भी सेल नहीं होता है, क्या हॉलमार्किंग एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? दिस इज फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई हैव डन एन आरटीआई एप्लीकेशन और उसका मुझे इन्होंने जवाब दिया है BIS ने. द आंसर इज the mandatory hallmark is applicable for jewelers selling the old jewelry. Consumers can jewelry to the jeweler without hallmark. In this case, when the customer comes with an old gold or jewelry, the jeweler will have to melt the jewelry and make new jewelry of 14, 18 and 22 carat only and has to get a hallmark. भले आप लेबर जॉब भी करते हो, लेकिन अगर आप नई ज्वेलरी बनाते हो उसमें से, तो आपको 14, 18 या 22 कैरेट की ही बनानी होगी. आप ऐसा नहीं है कि कोई भी कैरेटेज का माल बना के दे दो. If a customer comes for repairing या ऑल्टरेशन के लिए आता है, तो हॉलमार्किंग की आवश्यकता है या नहीं है? The answer is the issue of repairing or alteration is out of the purview of BIS. BIS बोलता है कि रिपेयरिंग और ऑल्टरेशन का हमसे कोई लेना देना ही नहीं है. लेकिन अगर आप ऐसी कोई चीज की रिपेयरिंग करते हो जिसमें आप डिटैचेबल पार्ट्स लगाते हो, तो फिर हॉलमार्किंग करना जरूरी है. समझ में आ रहा है? रिपेयरिंग और ऑल्टरेशन में BIS की आवश्यकता, हॉलमार्किंग की आवश्यकता नहीं है. लेकिन अगर मान लो आप कोई हुक लगाते हो, कड़ी लगाते हो या चेन में कुछ ये करते हो या कोई भी ऐसा चीज लगाते हो, रिपेयरिंग करते हो जो पार्ट डिटैचेबल है, तो फिर हॉलमार्किंग की आवश्यकता है. First, let us go to the next topic, maintenance of stock under hallmarking. क्या आपको स्टॉक मेंटेन करने की आवश्यकता है हॉलमार्किंग में? आई थिंक इवन दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन which many people are asking. Friends, अगर HUID आ जाता है, and if you have to really maintain the details as per the HUID या आपको चालान जो बनाना है पोर्टल पे ऑनलाइन जाके बनाना है, then I think you will be having a different world. Automatically you will be compelled to maintain the stock in a particular format. Net weight, gross weight, number of pieces, I don't know what are the different unit of measurements which you will be compelled to maintain. But for the time being, let us assume that there is no HUID, and what could be the scenario? Do we have to maintain stock in a specific format under the BIS Act of Rules? The answer is BIS Act is only concerned with purity and quality of the product. There is no requirement for maintenance of stock under the Act in specific format. जो भी इनकम टैक्स में आप स्टॉक मेंटेन करते हो या जो भी GST के लिए आप स्टॉक मेंटेन करते हो, दैट इज मोर देन इनफ. BIS में कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है. नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? अगर BIS में कोई भी आवश्यकता नहीं है या फॉर्मेट नहीं है, then Bhavin bhai, why are you talking of maintenance of stock? The answer is regulation number 6(1) of the BIS Regulation Act बता रहा है कि जब आप रिन्यूअल के लिए जाओगे सर्टिफिकेट के, तो उसमें आपको फॉर्म 3 भरना पड़ेगा और फॉर्म 3 में ये डिटेल देनी है. कौन सी ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट आपने हॉलमार्किंग के लिए भेजा. You have to give the quantity in number of pieces, quantity in weight. Sale of hallmark jewelry or artifact, you have to again give how many pieces and what is the weight. And last is name and address of the hallmarking center to where the jewelry was sent for hallmarking. कितनी ज्वेलरी आपने हॉलमार्किंग के लिए भेजी, आपको नंबर में भी देना है, वेट में भी देना है. कितना हॉलमार्क किया हुआ ज्वेलरी आपने बेचा, वो भी पीसेस में भी देना है और वेट में भी देना है. So we need to maintain the stock in a particular format.
then only you can arrive at the quantity in pieces as well as weight. Next. Responsibility under hallmarking, friends. I think this is again a much debated topic. कि अगर अंडर कैरेटेज हो जावे या शॉर्टेज इन प्योरिटी आवे या माल में कोई डिफेक्ट आवे तो ये किसकी जिम्मेदारी है? Most of the jewelers are of the view that we are paying the hallmarking charges to the hallmarking center. BIS को उसकी रॉयल्टी मिलती है. Then why should we be held responsible? हमने तो हमारा काम कर दिया है. जो भी चार्जेस है हमने सरकार को 35 रुपया जो भरना है वो हम भर चुके हैं. उसके बाद जो भी डिफेक्ट आती है या जो भी अंडर कैरेटेज आता है या शॉर्टेज इन प्योरिटी आती है, that should be the responsibility of the hallmarking center and not of the jeweler. This is our contention, but let us see what the provisions of the Act says. As per Section 18(1) of the BIS Act 2016, the license holder shall at all times remain responsible for the conference of the goods. लाइसेंस होल्डर मतलब जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, रिटेलर है या जो भी है जिसने हॉलमार्किंग का रजिस्ट्रेशन लिया है, he shall be at all times responsible for the conference of the goods. When you go to the regulation, the BIS regulation में regulation number 5(1) है, regulation number 5(1) which says that the registered jeweler shall be responsible. The registered jeweler, he shall be responsible for the purity and fineness of the hallmarked article. Regulation number 3 says the registered jeweler getting the article hallmark, he shall be responsible for the purity and fineness. And the registered jeweler who makes the sale, he shall be liable to pay compensation for any shortage in purity. पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ज्वेलर के ऊपर डाल दी है. हॉलमार्किंग सेंटर को के लिए एक सेपरेट रेगुलेशन है, उनके भी सेपरेट रेगुलेशंस है. एंड इफ इट इज फाउंड दैट हॉलमार्किंग सेंटर is indulging in such practices, तो उनका भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है. But as of now, अगर कोई कस्टमर को अंडर कैरेटेज पाया गया, तो the first responsibility will be of the jeweler. Very important topic: cancellation or non-renewal of certification of registration. Friends, please try to understand one thing. दूसरे कोई भी कानून में इनकम टैक्स है, जीएसटी है या जो भी है, वहां पे अगर आप कोई भी गलती करते हो तो आपको एक शो कॉज नोटिस मिलता है, आपको एक पेनल्टी भरना पड़ता है, फाइन भरना पड़ता है, इंटरेस्ट भरना पड़ता है. और आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन्स एंड द टैक्स अमाउंट, यू आर रिलीव्ड, यू कैन डू योर बिजनेस एज नॉर्मल. लेकिन यहाँ पे अगर कोई रेगुलेशन का ब्रीच होता है या वायलेशन होता है या आप चीज हॉलमार्किंग में आप गलती करने के बाद आप पाए जाते हो, तो आपका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है या नॉन रिन्यूअल हो सकता है. एंड इन दैट केस दूसरे दिन से आपका बिजनेस या धंधा बंद हो जाएगा. जैसे ही आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आप धंधा कर नहीं पाओगे. इट इज गुड एज योर स्टैंड स्टिल, द बिजनेस कम्स टू अ स्टैंड स्टिल. जीजीएसटी ने काफी मेहनत की है इसके ऊपर. हम लोगों ने बताया गया है कि प्लीज डोंट गो फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जस्ट बिकॉज के नया कानून है, थोड़ी रिलैक्सेशन दे दीजिए. Let us see what are the provisions. Regulation number 7(1) of the BIS regulation says that the bureau may cancel or not renew the certificate of registration if any declaration made by the jeweler is found to be false or incorrect. अगर आप कोई declaration देते हो जो false है या incorrect है, आपका registration cancel हो सकता है. Registered jeweler has violated any of the terms and conditions of the certificate of registration. Registered jeweler has sold or offered for sale metal article of purity or fineness less than that claimed or marked. 22 कैरेट के बदले आपने 20 कैरेट का माल बेचा, तो ये हो सकता है. Registered jeweler has failed to cooperate with the authorized representative. अगर BIS के कोई ऑफिसर के साथ आपने कोऑपरेट नहीं किया तो भी आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है. Registered jeweler is found indulging in unfair practices amounting to misuse of hallmark, तो भी आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है. कैंसलेशन के पहले ब्यूरो हैज टू गिव द नोटिस. आपको एक नोटिस दी जाएगी ऑफ इट्स इंटेंशन टू कैंसिल और नॉट रिन्यू द रजिस्ट्रेशन. इसमें रीजन भी दिए होंगे. On receipt of the notice, the jeweler may submit an explanation to the bureau within 14 days. नोटिस मिलने के बाद आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, उसमें 14 दिन का टाइम दिया जाएगा
14 दिन के अंदर आपको नोटिस को रिप्लाई करना होगा। आपको एक पर्सनल हियरिंग भी दिया जाएगा या आपके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आप अपीयर हो सकते हो। In case of compounding of offense, the certificate should not be processed for cancellation. अगर compounding of offense की जो प्रावधान है वो उन्होंने अगर अपना लिया तो कंपाउंडिंग ऑफेंस का मतलब यह है कि जो भी आपकी ये पेनल्टी होगी उसको मॉनिटाइज की जाएगी और आपको उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। Where a certificate for registration has been cancelled or not renewed, the jeweler shall stop the sale of hallmark precious article. अगर आपका लाइसेंस कैंसिल, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या रिन्यू नहीं होता है तो आपको हॉलमार्क किए हुए आर्टिकल्स का माल नहीं बेचना पड़ेगा। You have to stop the sale of hallmark precious article and stop getting precious metal articles hallmark from any assaying and hallmarking center. इसमें कूलिंग पीरियड दिया गया। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो आपको 1 साल का कूलिंग पीरियड है, 1 साल तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। अगर आपका लाइसेंस कैंसिल होता है तो बीआईएस की वेबसाइट पे आपका नाम वगैरह वहां पे पोस्ट किया जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बीआईएस को रिटर्न करना पड़ेगा और जितना भी स्टॉक पड़ा है उसको डिफेस करना पड़ेगा, उसके ऊपर से हॉलमार्क का माल निकालना पड़ेगा। You have to destroy all the publicity materials such as handbills, pamphlets, letterheads जिसके ऊपर आपने क्लेम किया हुआ है कि मैं हॉलमार्क ज्वेलरी बेचता हूं, वो सब आपको कैंसिल, डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। हम लोगों ने जीएससी के थ्रू रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है कि जिस बीइंग द इनिशियल इयर्स ऑफ बीआईएस या हॉलमार्किंग या ये नया लॉ है तो इनिशियली आप ये कैंसलेशन का प्रावधान ना रखें और सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टी आप सिर्फ इंपोज कीजिए एंड प्लीज डोंट कीप द प्रोविजन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, वी कम टू द टॉपिक ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। Friends, can a BIS officer search the premises of a jeweler and seize the non-conforming goods? The answer is yes. ऑफिसर के पास पावर है, सेक्शन 28 के तहत वो आपकी प्रीमाइस में सर्च कर सकता है और अगर कोई भी ऐसा माल पाया गया जिसके ऊपर हॉलमार्क नहीं है तो उसको वो सीज भी कर सकता है। Can a BIS officer seize the goods with hallmark if the jeweler is not registered under BIS? कल 16 जून है, मान लो आप हॉलमार्किंग का रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो और आपके स्टोर में ऐसा कोई स्टॉक पाया गया जिसके ऊपर हॉलमार्क है तो वो उसको सीज कर सकते हैं। Can a BIS officer arrest a jeweler? The answer is in case the customer कोई कंप्लेन लॉन्च करता है अंडर कैरेटेज की एंड द ज्वेलर उसको कंपेंसेट नहीं करता है, then he can lodge a complaint with BIS and BIS can arrest the jeweler only with the permission of the court. अगर कोई अंडर कैरेटेज पाया गया और कस्टमर कंप्लेन करता है और ज्वेलर उसको कंपेंसेट नहीं करता है तो वो बीआईएस में अपनी कंप्लेन लॉन्च करेगा और बीआईएस उसको अरेस्ट कर सकता है ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। दिस इज एज पर सेक्शन 32 ऑफ द बीआईएस एक्ट। Let's we come to the last topic which is compensation and penalty and then we can go to Q&A. Compensation is something which is very much to protect the interest of the consumer. They have given the provisions of compensation and penalty. मानो कोई कंज्यूमर आपके यहाँ से ज्वेलरी लेके जाता है जो उसने ज्वेलरी खरीदी है और उसको अंडर कैरेटेज मिलता है। इन केस ऑफ अंडर कैरेटेज ऑफ नॉन कंफर्मिंग गुड्स उसको बीआईएस को रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसको एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ही हैज टू मेक एन एप्लीकेशन टू द बीआईएस। बीआईएस वो गुड्स को वेरीफाई करेगा और अगर सच में अंडर कैरेटेज पाया गया तो वो ज्वेलर को इंस्ट्रक्ट करेगा that you have to pay compensation within 30 days which can be further extended to 60 days. डायरेक्टली कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, कंज्यूमर को पहले एप्लीकेशन करनी पड़ेगी बीआईएस में, अंडर कैरेटेज का रिपोर्ट बनेगा और अगर बीआईएस भी सेटिस्फाई हो गया कि सच में अंडर कैरेटेज है तभी जाके वो ज्वेलर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप ये कंपेंसेशन कस्टमर को 30 दिन या 60 दिन के अंदर दे दीजिए।
This is as per section 18(7) of the BIS Act, read with rule 49 of the BIS rules. अभी compensation क्या होगा? What is the amount of compensation? The amount of compensation is 2 times the amount of difference calculated on the basis of shortage of purity for the weight and the testing charges. So मतलब ये है कि 22 कैरेट के बदले अगर 20 कैरेट पाया गया तो वो 2 कैरेट जो shortage of purity है multiply by the weight, that is the amount you have to give 2 times. उसका 2 times आपको देना पड़ेगा plus the testing charges. ये खर्चा आपको कंज्यूमर को देना पड़ेगा. Last is penalty for contravention. If you contravene section 14(6) and 14(8), which is for the hallmarking center, and then there is section 15. If you are selling jewelry without certification from bureau, or if you are selling jewelry without hallmark in violation of the regulations, अगर आप ज्वेलरी विदाउट सर्टिफिकेशन बेचते हो, आपका सर्टिफिकेट नहीं है ब्यूरो से और आप ज्वेलरी बेचते हो, या तो आप ज्वेलरी बेचते हो विदाउट हॉलमार्क, in that case you are punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine which may not be less than 1 lakh rupees, but the same can be extended to 5 times the value of the goods or articles sold or offered to be sold or affixed with hallmark. And when the value of the goods sold cannot be determined, it shall be presumed that 1 year's production was in contravention and the annual turnover of the previous financial year shall be taken as the value of such goods in contravention. Friends, this section 29, GJC has made a presentation that in the initial years, imprisonment या ये जो penalty के जो इतने harsh provisions है इसको थोड़ा relax किए जाए, and as and when the law progresses, we can come back to normal. Friends, this is what my presentation is. I think we can have a lot more to discuss, or maybe in the Q&A. Sahil bhai, back to you. Yeah, thank you Bhavin bhai for wonderful presentation. और मैं चाहता हूँ Q&A में जो भी क्वेश्चन एंड आंसर में पूछना चाहता है कुछ, एक तो वो अपना वीडियो ऑन कर ले और अपना कंप्लीट नाम और डिटेल उस पर मेंशन करे. इन द मीन टाइम भाविन जी, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली लोगों का पूछना हो रहा है कि क्या होलसेलर को रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए कि नहीं. और दूसरा एक और चीज है, क्योंकि हमारे रिटेल भाई भी काफी ज्यादा उससे चिंतित हैं पूरे मामले से, तो मैं चाहता हूँ एक आप थोड़ा उनको पॉजिटिव का डोज भी दे कि ज्वेलरी बिजनेस कहीं पे खत्म नहीं होने वाला है, वो रहेगा ही, और हम लोग उसके लिए लड़के आप सबके लिए हित में उसमें डिसीजन लाएंगे ही. मतलब एक थोड़ा उसमें पॉजिटिविटी डाल दीजिए जरा थोड़ा. Correct. So the first question which you are asking is, do the wholesalers need to take a registration? The answer is to be on a safer side. आप सिर्फ registration number ले लीजिए, आपको hallmarking करवाने की आवश्यकता नहीं है. जो भी retailer को आप बेचोगे वो खुद उनका hallmarking करवाएंगे. The second thing is, if you ask me on the developments which are happening at Delhi, or maybe what the effort is being taken by the expert committee, the GJC, then the entire team, I would say that I am hopeful that first of all the date will be extended, and all our points which we have applied for relaxation, most of the points will be accepted by the government and they will really help us in this. So don't worry. The only thing which I would say is please go for registration. The jewelers are not coming ahead and going for registration. वो अभी भी राह देख रहे हैं और registration number नहीं ले रहे हैं, तो उनको registration number के लिए तुरंत अप्लाई करना चाहिए. थैंक यू. और दूसरा ये क्या है कि स्पेशली, हाँ जी, एक तो निनाद आप स्क्रीन जनरल गैलरी व्यू कर दो. भाविन जी का भी स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है, तो गैलरी व्यू से पता लग जाएगा किसका हैंड रेज है, किसका क्या पूछना है. मेरे ख्याल से गुरजीत जी का क्वेश्चन है, तो गुरजीत जी आप अनम्यूट करो, अपना क्वेश्चन पूछिए. थैंक यू साहिल सर. एंड भाविन जी, आपकी जो प्रेजेंटेशन रहती है, हम तरसते हैं आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए. यू आर ऑलवेज आउटस्टैंडिंग, और दिमाग की जो बत्ती है सब खुल जाती है और चमकनी शुरू हो जाती है सर. बट आई हैव टू क्वेश्चन फॉर यू. एक तो अभी आपने गोल्ड और सिल्वर कॉइन के बारे में बात किया था, बिल्कुल अब जब आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे जितने भी लाइसेंसीज हैं, जितने भी रजिस्टर्ड जो फर्म्स हैं, वो अगर अपनी कॉइन बनाते हैं बाय फर्म नेम,
हाँ, तो अभी आपने मेंशन किया था कि उसको अभी हॉलमार्किंग का रिक्वायरमेंट नहीं है. Do we require a hallmark on a silver coin manufactured by any of the organization or a firm? पहला तो ये. Not required, sir. You can keep gold and silver coins of your firm name in the shop and you can sell it, but that hallmarking is not required. अगर आप कोई मिंट या रिफाइनरी जैसे कि MMTC पैम्प या कहीं से आप खरीदते हो तो ऑलरेडी वो लोग हॉलमार्क करके दे रहे हैं, वो भी कॉइन्स आप रीसेल कर सकते हो. Now there are some other laws which says that आप आपके ब्रांड नेम से कॉइन नहीं बेच सकते हो, but I think that is not the point of discussion today and we cannot go deep into that. But as of now, to your question, the answer is you can sell gold and silver coins without hallmark. Without hallmark. और दूसरा आपने एक और चीज बोली थी, जैसे ओल्ड गोल्ड अब रीमेक के लिए जो आता है, उसमें यू सेड कि हमें, अब मैंने RTI डाला था तो the answer from the BIS was that you can only remake jewelry in 14, 18 and 22 carat respectively. Correct. But do we have to go for that jewelry for hallmark or not? Yeah, definitely you need to do that hallmark. इसके लिए 14, 18 and 22 कैरेट तभी पता चलेगा ना. अगर कोई कस्टमर ओल्ड गोल्ड लेके आपके पास आता है नवी ज्वेलरी बनाने के लिए, आपको मेल्ट करके 14, 18 and 22 कैरेट ही बनाना है और उसको हॉलमार्क करना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि आपने इसमें बताया नहीं था कि इसमें हॉलमार्क कंपलसरी है या नहीं है. You said you only. Yes. Correct. Thank you so much. Thank you. Welcome. Okay, we'll have विजय चोरडे जी, आप जरा अपना क्वेश्चन पूछिए. अनम्यूट कीजिए. Thank you, Bhavin bhai. My question would be, अगर we are already registered, दो हम होलसेलर हैं but हम already registered हैं और उसमें हमारा 2024 तक वैलिड है, but do we still get to renew and refill all the forms and details, या वो जो वैलिड है वो चलता रहेगा? जो वैलिड है वो चलता रहेगा, आपको कोई नया रिन्यूअल करने की आवश्यकता नहीं है. The same would apply. Definitely 2024 में आपको जब रिन्यूअल आवेगा, at that time you have to do it. But this we took, पहले हमारे एक फैक्ट्री आउटलेट था, अब we are totally wholesalers and we operate from factory. तो जो ज्वेलरी हमारे यहाँ ऑफिस में फैक्ट्री में पड़ी हुई है उसको हमको कराने की जरूरत नहीं है, we being a wholesaler, right? So that is what there is an ambiguity saying that कि wholesaler को लेना है registration number या नहीं लेना है. So the idea over here is, if you read as we discussed कि भाई if you go to the FAQ and if you go to the definitions, तो उसके हिसाब से आपको लेने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन सेक्शन में बता रहे हैं कि आपको you cannot sell, distribute, import ये सब नहीं कर सकते हो तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. उसके ऊपर ambiguity है, we are waiting for the clarity, but to be on a safer side, आपके पास तो already registration number है तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. But whatever stuff we have it in factory, we don't need to get it hallmarked as of today. No. Thank you, Sahil bhai. Thank you Vijay ji. Suresh Bansali ji, you can ask your question. Suresh Bansali ji. Yeah, sir, in our registration, we already have a registration from the hallmarking. Our address हमारा जो है उसमें जो registered address है उस नाम से दिया हुआ उन्होंने, लेकिन शोरूम या आउटलेट कहीं का भी एड्रेस का नहीं दिया हुआ है. तो क्या उसके लिए हमें वापस अप्लाई करना पड़ेगा या इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर रहता है? नहीं, आपको सर आपका शोरूम का एड्रेस तो डालना पड़ेगा ना, पहले सेल और सब तो वहीं पे होता रहेगा. नहीं, परंतु जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम से दिया हुआ उन्होंने. तो हाँ, तो रजिस्ट्रेशन आपके रजिस्ट्रेशन ऑफिस के नाम पे अगर दिया हुआ है तो या तो आपको वो चीज को चेंज करवाना पड़ेगा एंड आपको आपका शोरूम का एड्रेस तो डालना पड़ेगा ना सर, आउटलेट का. पुराने जितने भी रजिस्ट्रेशन है सब में एक ही एड्रेस दिए हुए हैं और उनके भी सबके, और आउटलेट बड़ी 2, 3, 4, 5 कितने भी अलग डिफरेंट एड्रेसेस नहीं है पहले वाले सिस्टम में. तो नहीं आपको करना पड़ेगा सर अभी, क्योंकि नाउ एज वी सॉ कि अगर आपको आउटलेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, आउटलेट वाइज फीस भी भरनी है, जितनी आउटलेट है उतनी एप्लीकेशन फीस भरनी है, प्लस जिसका टर्नओवर है आउटलेट वाइज वो हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन फीस भरना है. सो इन दैट केस यू विल हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन फॉर ईच एंड एवरी आउटलेट. जी मेरा ये कहना है कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम पे रजिस्ट्रेशन ले लिया, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है, आपके आउटलेट के नाम पे नहीं लिया है, बट यहाँ पे आउटलेट वाइज आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फी भरनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फी भरनी पड़ेगी. तो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन होंगे या वन रजिस्ट्रेशन में सारे एड्रेस जाएंगे? नहीं डिफरेंट रजिस्ट्रेशन होगा. अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो आपको एक कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन मिलेगा. अगर आपका 5 आउटलेट है या 5 से ज्यादा है तो यू कैन गो फॉर सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन. कमर्शियल हो जाएगा.
सर काफी कम्बरसम है, लेकिन कानून ऐसे जो बनाया गया है वो फॉलो तो करना पड़ेगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनिल जी का हैंड रेज है, कहाँ चले गए, दिख नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, इन द मीन टाइम चंद्रमोहन जी का ले लेते हैं। अनम्यूट करिए आप। हाँ नमस्कार सर। हम्म, सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। सर हम बहुत पहले से हॉलमार्क ज्वेलरी लाइसेंस है हमारे पास और सेल भी कर रहे हैं, प्रॉपर रूल्स को भी फॉलो कर रहे हैं। अब उसी टाइम में हमारे एरिया में बहुत सारे अनरजिस्टर्ड ज्वेलर हैं, तो उसके लिए BIS ने कोई तैयारी कर रखी है क्या? क्योंकि हमें तो नुकसान ही हो रहा है, हम तो क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं बेच रहे और वो कस्टमर को कैसे भी करके हैंडल भी कर लेते हैं। पहला तो ये। नहीं भैया, वो तो BIS क्या कार्रवाई करेगी वो तो BIS को ही पूछना पड़ेगा। वो आगे आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने नंबर नहीं लिया है तो उनको क्या होने वाला है उनके साथ। अच्छा, उन्हें पता चलेगा सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, एक सेकंड क्वेश्चन ये था मेरा, जैसे हम रिटेलर हैं तो उसके बाद हम जैसे ज्वेलरी परचेज करते हैं होलसेलर से, तो उसमें हॉलमार्क हमें कराना पड़ेगा या वो करा के देंगे? आप रिटेलर हो और आप जी। होलसेलर से ज्वेलरी खरीदते हो। जी हाँ हाँ, तो आपको हॉलमार्क आपका मार्क चाहिए कि आपका होलसेलर का मार्क भी चलेगा? सर, मुझे तो प्योरिटी चाहिए कि प्योरिटी अगर ओके मिल रही है तो नहीं मुझे नहीं कोई भैया, दिक्कत नहीं है। प्योरिटी का बात छोड़ दीजिए। हॉलमार्क में आपका मार्क आता है, योर हाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क आता है सर, कौन सा हाँ है। वही है, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क आता है। हाँ, तो आपको आपकी मार्क चाहिए कि आपको होलसेलर की मार्क भी चलेगी? सर लेकिन यहाँ पे कंसर्न तो यही है ना, प्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि अंडर अरे कैरेटेज अगर भैया, आता है तो उसमें जो भी बंदा फंस रहा है, वो तो छोड़ कोई भी दीजिए। अपनी गर्दन कोई नहीं फंसाना चाहेगा ना। मेन क्वेश्चन ये है। चंद्रमोहन जी, आप वो छोड़ दीजिए। आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर मुझे कीजिए, आपको आपकी मार्क चाहिए कि होलसेलर की मार्क चलेगी? सर अगर मुझे अपने मेरे मैं आपको इससे थोड़ा डिफरेंटली रिप्लाई करूंगा। अगर मैं सब चीज़ों से बच जाता हूँ, उसमें अगर मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो मुझे अपने होलसेलर के मार्क से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस बस, तो फिर टेंशन मत लीजिए। तो होलसेलर भी अगर हॉल मार्किंग करके देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नहीं है, क्योंकि सर वो एक इश्यू नहीं है, मुझे प्योरिटी इश्यू है मैन। प्योरिटी की बाद आप में अगर टेंशन मत अंडर लीजिए, वो हॉल मार्किंग सेंटर ले लेगा, डोंट वरी। नेक्स्ट। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, बिमल मेहता जी क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर आपका क्वेश्चन रिपीट है तो अवॉइड करिए, अगर अलग है तो पूछिए। मिस्टर, मेरा थोड़ा सा इसके साथ मिलता भी है और थोड़े से मेरे 2 क्वेश्चन इसके डिफरेंट भी हैं। भाविन जी, इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये है कि काफी लोग यही जानना चाह रहे हैं कि अगर होलसेलर से हॉलमार्क किया हुआ प्रोडक्ट मिलता है और उन्होंने भी पीछे से सामान लिया है, सपोज मैन्युफैक्चरर से लिया है, तो मार्किंग रिटेलर ये भी चाहता है कि मेरी मार्किंग भी आए। हर रिटेलर चाहता है कि कंज्यूमर लेवल पे, आपको मालूम है, कस्टमर बोलेगा कि यार भैया आपकी मार्किंग दिखाइए कहाँ पे है, UID तो अभी आया नहीं, अभी मेरे को लग रहा है लेट है। तो उसमें हम लोग अपनी मार्किंग साथ में कैसे करवा सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये है। उसका आंसर ये है बिमल जी, इन दैट केस यू कैन हैव ए हाउस मार्क। आप आपका हाउस मार्क लगा सकते हो। अगर होलसेलर आपको हॉल मार्किंग किया हुआ गुड्स दे रहा है तो यू कैन हैव योर हाउस मार्क, जो आप आपके ज्वेलरी पे हो सकता है। और जैसा कि भाविन जी, वो हॉलमार्किंग एजेंसी से जैसे अभी तक लगवाते थे, वो उन्हीं से लगवाएंगे हॉलमार्क सेंटर से, या खुद भी लगा सकते हैं? मतलब वो खुद भी लगा सकते हैं ना, वो तो लेजर मार्किंग से आप खुद भी करवा सकते हो। अच्छा, इसमें अभी जैसे भाई ने हमारे क्वेश्चन ये वाला किया है कि अभी आप कह रहे थे कि होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को जरूरत नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर होलसेलर और मैन्युफैक्चर लेते हैं तो रिटेलर बहुत अच्छे ढंग से, कल को कोई भी अगर उसके पास बिलिंग है या कोई भी उसके पास में कंप्लेंट आती है, कोई भी उसके पास में उसको मतलब एक तरह से रिकॉर्ड दिखाना या अरेंज करना, इट्स वेरी बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए। तो उसमें हम क्यों जोर डाल रहे हैं कि होलसेलर को नहीं ले आ जाए, या क्योंकि आपने अभी बताया 18(1) के अंदर, सेक्शन के अंदर में कंपनसेशन जब देना है वही देगा कंपनसेशन जिसने सेल किया है। तो सेल पॉइंट के ऊपर में, पॉइंट ऑफ सेल में मैन्युफैक्चरर और होलसेलर भी आएगा, तो रिटेलर के लिए एक सिरदर्दी जैसे बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि मेरे पास पीछे का रिकॉर्ड है। नहीं बिमल जी, हम ऐसा कोई जोर नहीं डाल रहे GJC के थ्रू कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को इसमें से बाहर निकाल जाए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्लीज गिव अस अ क्लैरिटी कि किसको किसको एप्लीकेबल है।
क्या मैन्युफैक्चरर को एप्लीकेबल है, क्या होलसेलर को है, या सिर्फ रिटेलर को है? हमें सिर्फ इसकी क्लैरिटी चाहिए. So if it is applicable to everyone, we don't have a problem. ओके, वेरी गुड. अच्छा सर, एक काफी लोगों का ये प्रॉब्लम आ रही है माइंड में, क्वेश्चन है कि रिफाइनरी का इशू आ रहा है कि अगर हम लोगों ने ओल्ड गोल्ड कस्टमर से लिया और लेने के बाद में जैसे अपन लोग पहले रिफाइन कर करके और उसको 14, 18, 22 बना करके दे रहे हैं या रेडी स्टॉक सामान दे रहे हैं और उसका सामान लेकर के नॉर्मल रिफाइन करवा करके कारीगर को इशू करते हैं, वो ही अभी लागू है या समथिंग एल्स कोई डिफरेंट चेंज हुआ है कि रजिस्टर्ड रिफाइनरीज के द्वारा ही आप करा सकते हैं, या उसी प्रोडक्ट को एज इट इज कारीगर को ही इशू करेंगे, कोई अपने पास में रिफाइन करवा करके कारीगर को इशू नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ है. अच्छा, एज इट इज जैसे पहले कर रहे थे वैसे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. अच्छा, द लास्ट क्वेश्चन, एक आपने बोला कि इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर आपके पास में अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो वो हमें सर्च एंड सीजर या कुछ भी पेनल्टी या कुछ भी लगा सकता है, तो ये हम लोग ये तो कैंसिलेशन कर सकता है. तो ये तो सीधा सीधा इंस्पेक्टर राज का बढ़ावा हो गया, कुछ भी मांगेगा भाई, जेब गरम करो, नहीं तो भैया लो कोई बात नहीं है, या कोई फालतू चीज बोलेगा तो मतलब वो ज्वेलर तो एक तरह से बेगिंग बैगर बन गया, हाथ जोड़ के पैरी हाथ लगा करके उसको कहेगा भाई मेरे को माफ कर दे, मेरे को ये मेरा तो कोई कसूर नहीं, अगर कसूर नहीं भी है तब भी उसको जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व करेगा. We totally agree. ये आपका पॉइंट नोटेड है. ये चीज के ऊपर ही हमने प्रेजेंटेशन किया हुआ है कि इनिशियल साल में जब ये कानून नया है तो ये कैंसलेशन का प्रावधान नहीं होना चाहिए. जो भी हो मॉनेटरी पेनल्टी होनी चाहिए, आप जो भी है पेनल्टी लगाइए, लेकिन आप ये कैंसलेशन का प्रावधान हाल फिलहाल के लिए स्टॉप कर दीजिए. बहुत जरूरी है भाविन भाई, बहुत जरूरी है ये तो. नहीं, वी हैव मेड अ प्रेजेंटेशन, डोंट वरी. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच. Yeah, next. Sahil bhai. Sahil bhai. Hello. Yeah, Bhavin bhai, you can hear me? Anil Bambri ji ka question hai. Sorry, I'm mute over the galti se. Bhavin ji, I just want to know one thing. Do exporters need to register or no? So as of now, any article which is meant for export, they are not required to register. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Okay ji. Now we'll take Mr. Badri ji. Sir, good evening. We've been in the hallmark for many years. Now, whatever these rules and penalties are there, is it applicable for products which has been sold even before, say, 7 years back? Yeah, no. So these regulations are applicable from 14th of June 2018. So whatever this penalty and everything, that is as per the hallmarking regulations 14 June 2018. After that, all these provisions will come into the play. So if you are selling any goods after 14th of June 2018, then all these acts and penalties will be applicable to you. Okay, sir. Next is, now we are not sure about the hallmark because we at this point you're saying the retailer is responsible for the quality, and we are not sure whether the place given the hallmark they are done it properly or not. Can we do a hallmark on the same product on a different hallmarking center? Yeah, you can do that. Nobody will stop you. So we have to remove the old one and then put this, sir. So something of that sort. You can do the re-hallmarking. That is allowed. There's nobody who can stop you from doing re-hallmarking. So you can deface and have a new hallmark. We have 2 stores. One of the stores we are not doing any retail sale at all, but we have stock for the. So we have stock lying with us for wholesale. For manufacturing there. Do we have to take a registration for that also, though we are not selling retail from there? So section 50 says that you cannot even store also. But if you ask me personally, you are not required for any registration over there. Because there is no display, there is no nothing. Only the books we have. I agree, Mr. Badri. So according to me, it is not required, but there is an ambiguity in the law and we are waiting for the clarification for that. So until that comes, I can just wait and watch. No, sir? Yes. Okay, Mr. Manoj.
Mr. Manoj, you can ask your question. जी. And I request whoever wants to ask question, please open their videos. It should be live. Don't just put the pictures. Put your videos. Yeah. Mr. Manoj, please ask. जी जी, थैंक यू. जी, हमारे पास पहले हॉलमार्किंग लाइसेंस नहीं था. हमने अभी एप्लीकेशन ले लिया है लाइसेंस का हॉलमार्क का, लेकिन 22 कैरेट का हॉलमार्क किया हुआ जेवर हम लोग पहले से भी बेच रहे हैं, होलसेलर से या कारीगर से बना के उसको मार्क लगवाई का होलसेलर लगा देता था, जैसे भी लगा हुआ है. तो अब रजिस्ट्रेशन के बाद जो स्टॉक हमारे पास प्रेजेंट में जो स्टॉक है, जो 22 कैरेट का है, हॉलमार्क लगा हुआ है, लेकिन हमारा हॉलमार्क नहीं है, तो उसको क्या रिपीट हॉलमार्क कराना पड़ेगा या वही चलेगा? उस स्टॉक को कैसे रेगुलेशन में लाया जाएगा? आपके पास जो हॉलमार्क किया हुआ स्टॉक है वही आप एज इट इज बेच सकते हो. जो होलसेलर ने हॉलमार्क किया हुआ है, आपको री हॉलमार्क करने की आवश्यकता नहीं है. वही हॉलमार्क किया हुआ माल आप आगे बेच सकते हो. अच्छा, उसके स्टॉक को मेंटेन करने में जैसे उस पे किसी कारीगर का भी लोगो हो सकता है या किसी होलसेलर का भी लोगो हो सकता है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उस पे हमारा लोगो नहीं होता है? नहीं, आपको परचेस की बिल और ये सब मेंटेन करनी पड़ेगी ना. उसकी जो परचेस की बिल है, दैट यू हैव टू मेंटेन एंड यू हैव टू प्रूव. कल कोई अंडर कैरेटेज पाया गया, वो कंज्यूमर तो पहले आपके पास आएगा, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ये होलसेलर से लिया था या ये कारीगर से लिया था. बल्क में तो आप भी जानते होंगे, जो सारा माल स्टॉक अगर हो गया है तो फिर वो मिला हुआ माल तो अब तो उसका वेरिफिकेशन करना अनईजी होता है कि वो किससे कारीगर का था या कौन से का था. कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिफाई हो जाता है. नहीं मनोज जी, अगर पैसे बचाने हैं और इससे बचना है तो आपको ये सब मेंटेन करना पड़ेगा. अच्छा, या फिर दोबारा से सारा सभी कुछ हॉलमार्क करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल. ओके, थैंक यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल टेक सुनील पोदार जी. सुनील पोदार जी, अनम्यूट करिए. नमस्ते भाविन भाई. नमस्ते साहिल जी. नमस्ते. भाविन सर, मैं एक चीज पूछना चाहता था. सपोज करें मेरी कुछ पर्सनल ज्वेलरी मैं अपने शोरूम में रख रखा हूँ, इट इज नॉट फॉर सेल, इसको दिखा के मैं ऑर्डर ले सकता हूँ, तो अगर कोई इंस्पेक्टर आता है उसमें हॉलमार्क नहीं मिलता है तो मेरी क्या स्टेटस रहती है उस केस में? See, in my opinion, the jewelry only for the purpose of display, जो आप सेल के लिए नहीं है, तो उसके ऊपर हॉलमार्क की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. It should not be hallmark. But if you read section 15, it is saying that if you exhibit for the purpose of sale, then it is not the purpose of sale. It is only purpose of taking orders, sir. It is not purpose of sale. हाँ, तो you write that way, not for sale करके, और वो ज्वेलरी को ऐसे आप वहाँ पे रखिए, फिर आपको हॉलमार्किंग करने की आवश्यकता नहीं है. अच्छा, नॉट फॉर सेल के लिख के रख सकते हैं अपने उसको? वैसे आपको रखना पड़ेगा ना, वरना वो ऑफिसर को मालूम कैसे पड़ेगा कि ये आपका डिस्प्ले के लिए है या ऑर्डर के लिए ही है सिर्फ. अच्छा, ठीक है सर. ठीक, थैंक यू भाभी. सिंस हमारे पास काफी क्वेश्चंस, अगर आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएं तो आप हैंड लोअर कर दीजिए. अगर रिपीट क्वेश्चन है तो रिक्वेस्ट है किसी से रिपीट मत पूछिए, ठीक है. अभी विल गो टू रजत. रजत, अनम्यूट करिए. Yeah, good evening, Bhavan sir. Sir, I have a question. So for articles below 2 grams, there's an exemption from hallmarking. I just want to know, but still, do they have to be made only in 14, 18, 22 carat, or it can be of lower or different caratage? It can be lower of different caratage, because there BIS, the hallmarking act is not applicable to you. Okay, and is there any specific thing? Is there any specific thing that has to be mentioned? We can mention it as like say 12 or 13 carats also, right? If it is below 2 grams on the invoice. Yeah. Okay, so it is absolutely not involved. So it doesn't concern of any articles which is below 2 grams. Hallmarking regulations do not concern them at all. Correct. Okay, thank you. But Rajat, take a situation just to take this further. What would happen is if you give it to a wholesaler or if you give it to a retailer, and this is going in making of a big jewelry, and it say this part is detachable, then I think that hallmarking will be required. Okay, so and this 2 gram exemption? No, we are primarily manufacturers of only nose pins, and most of them are below 2 grams. So that's why I asked. Okay, then it is okay. And the 2 gram exemption, is it per piece or per pair, sir? Is it? Per article. Per article, per piece. Yeah, per piece. Okay, thanks a lot, sir. Thank you.
Next question is from Mr. Shyam Verma. We cannot hear you, श्याम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. नहीं, अभी भी नहीं आ रही. We'll move on to next question. आपके बाद वापस आते हैं. We'll go on to Mr. Abhishek. Hi, Bhavan bhai. Just a few questions. Bhavan bhai, Kundan Meena Antique Jewelry Estate Heritage, उसका clarification I think काफी time से भी आया नहीं है. Does that need to get hallmarked, especially the older one? Of course, the new one can get hallmarked, but what about the older pieces? And आपके हिसाब से UHID का क्या reality है? Is it happening? Will it happen? I know we are opposing it, but do you think they're going to that's going to happen by the department? Yeah, okay. So your first question, as far as Kundan, Polki, Jadav and all this is concerned, yes, even we are awaiting for clarification. And there is a lot of confusion over there that how to do it, how to get it hallmark, कैसे भेजना है, कौन सा सेंटर कैसे करेगा, hallmarking center उसको hallmark करेगा या नहीं करेगा. So all these questions are still in the air and there is no clarity on it, to be very frank with you. As far as your other question is concerned, that what about the HUID? Now, HUID, we are strongly opposing to UID. We are saying that we don't want an UID and this is not should be a part and parcel of the BIS. But seeing the scenario in which the government is working, the speed and the pace, I really doubt that they are going to wipe out UID completely. So it will come either in a very simpler version, but yes, there will be UID. All right, Bhavan bhai, also we are allowed to use BIS stickers in our jewelry store, right? There's no trademark issue in Nothing. So after you are registered under hallmarking, you are allowed to use BIS stickers. Perfect. Thank you so much. Yeah. Okay, so we'll have a question from Vasant bhai, Chain and Chains. Vasant bhai. ये मेरा क्वेश्चन भाविन भाई, हाँ मेरा क्वेश्चन भाविन भाई को पता है कि आज मैं कोई भी अगर बिल बनाना है तो बना सकता हूँ, नहीं उसकी नोटिफिकेशन की कॉपी अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा. वसंत भाई, मैं भिजवा रहा था लेकिन मेरा वेबिनार चालू था, इसके लिए मैं नहीं भिजवा पाया. मुझे पता है भाविन भाई, मुझे पता है इसलिए मैंने वापस फोन नहीं किया, मैंने मैसेज डाला है. करेक्ट. नहीं, it is today you can prepare the bill, from tomorrow you cannot. आज आप बना सकते हो. हाँ, आज वसंत भाई आप बिल बना सकते हो. कल there is a notification of 1st of June 2021 जो 16 तारीख की डेट बता रहा है, तो आज 15 तारीख. अच्छा 16 तारीख बता रहा ना 1 जून का. हाँ जी. ओके, थैंक यू. तो बस मुझे खाली कॉपी भिजवा दीजिए तो मेरे अकाउंट. श्योर. मैं भिजवा देता हूँ. थैंक यू. या मिस्टर अरुण, अनम्यूट करिए. आरसी डायमंड. Thank you, Bhavin bhai. My question is like, if we are going to take the license in the coming week, being a lockdown here in Tamil Nadu, we are planning to take the license next week. So anyhow, the sales won't till then. So is it allowed to take the license next week, or is it mandatory to take it before today night? No, it is not that way. You can take a license. So what they are trying to say is you cannot store also. So ideally speaking, you should take license today only. So I have to take it today only. Yeah. So if I am going to take the license in the coming days, won't the website allow me, or what is the repercussion? The license is online, so you can just go to the website and you can get it online. That should be getting the license. Okay, and being another question, being a manufacturer and a wholesaler, and you people have represented like we should be exempted from hallmarking. So is it have to wait for some time, or should I take it right away today? So according to me, so if you ask me personally, the manufacturers and wholesalers, they should be exempt from hallmarking. But having an ambiguity, what I would suggest is you just take a registration and wait for the clarification. Okay. Thank you, sir. Okay, now we'll take question from Mr. Rajesh DKJ. Yes. So my question is that are we allowed to sell 24 karat jewelry also? No, as per the current provisions, only 14, 18 and 22 carats.
Okay, so like generally we do have some customized orders from the clients, especially from the NRIs. No, sir. From tomorrow we will not be allowed to do so. Okay, thank you. Okay, we'll have a question from Mr. Shyam Verma if you are back with voice. आ रही है? आ रही है आवाज, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे मेरे पास हॉलमार्क लाइसेंस है तो इसका रिन्यू का क्या प्रोसेस रहेगा, मुझे ये बताइए जरा। रिन्यूअल के लिए आपको पोर्टल पे जाना है और पोर्टल पे वहाँ पे रिन्यूअल का ऑप्शन है, वहां से आप रिन्यूअल करा सकते हो। जैसे आप पोर्टल पे जाओगे, मैंने आपको कैसे रजिस्ट्रेशन का ये स्टेप्स बताया है, वो सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एंड देन यू कैन डू द रिन्यूअल। सर वो जैसे क्या मांगते हैं, वो डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगते हैं सर? डॉक्यूमेंट में मैंने जैसे आपको बताया कि आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस या जो है वो सब आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, और बिलिंग वगैरह में क्या मांगते हैं? बिलिंग में जैसे जो हम अपने इनवॉइस वगैरह काटते हैं, हाँ, उसका भी कुछ देना पड़ता है हमें, जैसे 1 साल का रिकॉर्ड या 2 साल का रिकॉर्ड या 3-4 साल का रिकॉर्ड? या जैसे व्हेन यू गो, आपको एक फॉर्म 3 एक रिन्यूअल का फॉर्म भरना पड़ेगा और जिसमें आपको स्टॉक की डिटेल्स देनी पड़ेगी कि लास्ट 5 साल में आपने क्या क्या माल बेचा, पीसेस में और नंबर्स में। ठीक है, तो उनका फॉर्म 3 रिकॉर्ड जाता है, वो बिल के रूप में जाता है या फॉर्म पे हमें मैनुअली लिखना पड़ता है? फॉर्म पे वो मैनुअली लिख के आपको देना पड़ेगा। ठीक, ओके, थैंक यू। अभी एक गोविंद जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। गोविंद जी अनम्यूट किए, और अगर क्वेश्चन रिपीट है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है रिपीट मत करिए। हाँ सर, वो नॉट फॉर सेल को आप सेक्शन 15 से कैसे रिलेट करेंगे ये बता दीजिए। और एक क्वेश्चन और था, अगर होलसेलर लाइसेंस ले लिया है तो बाद में अगर प्रॉब्लम ये रिटेलर के ऊपर ही आएगा BIS का, तो होलसेलर लाइसेंस वापस दे सकता है क्या? लाइसेंस तो आप सरेंडर कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन सरेंडर द लाइसेंस एट एनी टाइम। योर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू आर आस्किंग के नॉट फॉर सेल को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो सर आपको ही पता लगाना पड़ेगा कि आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि दिस प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर सेल। जब मैं आपके शोरूम में एंटर करूंगा या जाऊंगा तो मुझे वो दिखना चाहिए कि दिस इज नॉट फॉर सेल। Okay, now we'll take last two questions. We'll take Mr. Umesh Soni. जी, मेरा क्वेश्चन मेहता जी ये था कि जैसा आपने बोला कि अगर कस्टमर को ओल्ड गोल्ड लाता है और अपन उससे नया जेवर बना के देते हैं तो उसको अपन को पर्टिकुलर कैरेटेज का बनाना पड़ेगा और हॉलमार्क कराना पड़ेगा, है ना? और अगर बाई चांस मेरा काम जैसे जॉब वर्क का है और मैं ग्राहक के सोने से काम करता हूँ, उस कंडीशन पे मेरे को लाइसेंस की जरूरत तो है नहीं, फिर मैं हॉलमार्क कैसे करा पाऊंगा? मतलब आपके पास कस्टमर डायरेक्ट आता है, आप बोल रहे हो? नहीं, जैसे मेरा काम है, मैं ज्वेलर्स के लिए वो लोग मेरे को ऑर्डर देते हैं, सोना देते हैं, मैं उनका जेवर बना के उनको दे देता हूँ। तो उसमें तो सर हॉलमार्किंग वो कराएंगे ना, बराबर। ये मेहता जी ये तो मैं क्लियर समझ गया। अब मान लीजिए मेरा कोई परिचित का व्यक्ति है, वो पुराना सोना लाता है, मान लीजिए 50 ग्राम की, भाई इसमें मेरे को 45 ग्राम की आप चूड़ी बना दो इसी सोने में, ये मेरा पुराना सोना है, आप इसको गला के इसी में मेरे को दूसरी चूड़ी बना दो, वजन भले ही 2 ग्राम कम हो जाए, वजन नहीं बढ़ाना, मान लो 2 ग्राम और कम बना रहा हूँ मैं, ठीक है? ऐसी कंडीशन में क्या मेरे को पर्टिकुलर कैरेटेज में बनाना पड़ेगा? और चूंकि लाइसेंस मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर मैं हॉलमार्क कैसे कराऊंगा? नहीं सोनी साहब, ये आपने बहुत एकदम काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछा। द फर्स्ट थिंग इज, अगर आप कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली डील करते हो और उसको आप मान लो छोटी से छोटी ज्वेलरी 2 ग्राम या 5 ग्राम का भी ज्वेलरी बना के देते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट सेल एनी गुड्स, और 14, 18 एंड 22 कैरेट में ही करना पड़ेगा। वो बराबर एकदम, वो मैं समझ गया, लेकिन मेरा कहना ये है कि अभी मैं सेल तो कर ही नहीं रहा हूँ उनको। सेल नहीं कर रहे हो, बराबर है, लेकिन आपको जो भी ज्वेलरी बना के दे रहे हो 14, 18 एंड 22 कैरेट की, तो उसके लिए आपको हॉलमार्किंग तो करवाना पड़ेगा। बराबर। फिर अगर आप कंज्यूमर से डायरेक्टली डील कर रहे हो तो फिर आपको नंबर लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैंने 1-2 मीटिंग अटेंड हुई, BIS के 1-2 अधिकारी भी उसमें मौजूद थे, मैंने क्वेश्चन वहां भी रेज किया था, तो उनका कहना था कि अगर आप कस्टमर की ज्वेलरी बना रहे हैं, उनका जो भी सोना है
जो भी उनकी XYZ जो भी प्योरिटी है आप उसका बना के दे दो, आपको ना हॉलमार्क कराने की जरूरत है ना पर्टिकुलर कैरेटेज पे बनाने की जरूरत है। आई थिंक आई डू नॉट एग्री विद दैट कंटेंशन, शायद वो बराबर नहीं समझे हैं। 16 जून या मतलब जब से हॉल मार्किंग मैंडेटरी होगा आपको कंपलसरी 14, 18 एंड 22 कैरेट ही बनाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई शोड ऑन द स्क्रीन। आई हैड मेड अ स्पेसिफिक RTI रिप्लाई कि अगर मैं सिर्फ लेबर जॉब करता हूं तो मुझे उसके ऊपर हॉल मार्किंग करवाना पड़ेगा। तो आंसर है यस, इफ यू आर डूइंग ओनली लेबर जॉब। फिर उसके ऊपर आप जो नई ज्वेलरी बनाते हो वो 14, 18 एंड 22 ही कोई मेल्ट करके वही बनानी पड़ेगी। एंड यू हैव टू गिविंग इट टू कंज्यूमर को दे रहे हो तो आपको हॉल मार्किंग करवाना पड़ेगा। नहीं, जैसे कई बार होता है ना कि कंज्यूमर का जैसे फाइन गोल्ड है, फाइन गोल्ड की जैसे 4 चूड़ी अपन ने गोल करके बना के मशीन से कट करके उनको चूड़ी दे दी। अब वो कहता है कि भाई मैं समझ गया वो जो आप बोल रहे हो मेरे दिमाग में बैठ गया कि आपने 22 कैरेट करके अभी आ रहा हूँ। और अभी ये है क्या कि मान लीजिए फाइन का या 96% का भी कैरेटेज उसमें तो इंक्लूड है नहीं। हम बोलेंगे इसको और अभी खोटा करना पड़ेगा। गांव का कस्टमर है, बेदक जाता है, वो तो ये करते हैं कि भाई ज्वेलरी लेके गर्म करा देते हैं कि पीला काला पड़ गया तो लेते नहीं है। तो ये सब चीज सरकार को है ना, आपको मैन्युअली ये सब बताना पड़ेगा तभी जाके वो लोग कुछ इसके प्रावधान में रिलैक्सेशन देंगे। मतलब अभी वर्तमान में जो कानून है, अगर हम मान लो कस्टमर के साथ जॉब वर्क करते हैं तो वहां पे हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू भैया। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन अभी हम लेंगे रवि अग्रवाल जी का। रवि अग्रवाल जी लास्ट क्वेश्चन मेरठ से हैं। धन्यवाद साहिल जी। बहुत अच्छे तरीके से भुवन जी ने जो है सारा विस्तार से आपको बताया है और मैं लगातार पिछले 1-1.5 घंटे से आपके साथ हूँ। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मेरा एक सुझाव है। वो सुझाव ये है कि हॉल मार्किंग आ रही है लेकिन हमें इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको समझ के सही ढंग से करने की जरूरत है। इसके जो प्रोविजंस, प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस हैं वो इस तरह के सभी विभागों में होते हैं। इनकम टैक्स में है, एक्साइज में है, सभी के अंदर होते हैं। लेकिन आज तक इनकम टैक्स में कभी किसी के साथ प्रोविजन के साथ उसको कोई अरेस्ट नहीं हुआ, ये सब बातें नहीं हुई। तो उस प्रोविजन से ना घबराकर हमें जो है सरकार की ये हॉलमार्किंग नीति को एक्सेप्ट करके और अपने काम के अंदर जो है जितने भी प्रोडक्ट हम आगे बनाए वो सारा ही जो है हॉलमार्क प्रोडक्ट बनाए। इसके अंदर हमारे नॉर्थ के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि ज्यादातर हमारे नॉर्थ के सभी जगह पे 20 कैरेट ज्वेलरी चलती है। तो 20 कैरेट का भी अप्रूवल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और वो अगर अप्रूव हो ही जाएगा तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी सारी ज्वेलरी जो है नॉर्थ के लोगों की वो सब जो है हॉलमार्क होगी और हॉलमार्क करा के हम आराम से बेचिए, खूब अच्छे से धंधा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज्वेलरी अगर आपको अदर देन जो अप्रूव्ड है उसको कैश में बेच दीजिए, खत्म करिए। दिखता है कैश में कोई समस्या नहीं। और जल्दी से जल्दी हॉलमार्क कराकर हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन लेकर और हमें जो है अपने काम को बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे जो बड़े ज्वेलर्स आज की तारीख में सारा हॉलमार्क सामान रखते हैं और आराम से बेचते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वही हम सबको जो है बिना परेशानी के, बिना टेंशन के, बिना उसके आगे काम करना है। धन्यवाद। थैंक यू रवि जी, थैंक यू। और नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम संजय अग्रवाल जी जो कन्वीनर है लाभम के फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। और आप लोगों के जो भी प्रश्न है आपसे रिक्वेस्ट है, निनाद अभी जीजीसी का ईमेल आईडी लिखेंगे, आप वहां पे डाल दीजिए, आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। और अगर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस नहीं डाला है तो प्लीज डाल दीजिए। संजय अग्रवाल जी। यस साहिल भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं संजय अग्रवाल, जीजेसी डायरेक्टर एंड लाभम कन्वीनर। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, बहुत ही इंटरेक्टिव रहा। भाविन भाई ने बहुत अच्छे से सब चीज एक्सप्लेन किया और मैं उसके लिए भाविन मेहता जी को जो हमारे स्पीकर हैं उनको पहले तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस वोट ऑफ थैंक्स में मैं एनजीए के लिए भी लोगों को अपील करता हूं कि जो हमारा नेशनल ज्वेलरी अवार्ड हो रहा है 10th एडिशन, उसके लिए भी वो लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हों, पार्टिसिपेट करें, आगे आएं, अपनी क्रिएटिविटी क्रिएशंस को रिकॉग्नाइज करें नेशनल लेवल पे और हम उनको जिससे कि स्टेज पे बुला के अवार्ड दे सकें। उसके लिए मैं लोगों से अपील करता हूं। उसके अलावा मैं हमारे जो नॉर्थ जोन के हमारे चेयरमैन है श्री विजय खन्ना जी
और जो नॉर्थ जोन के जितने भी COAs हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, जेट CMs हैं, उन सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने इसको मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स वो लोग लेकर आए। और जितने भी हमारे एसोसिएशन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको थैंक यू बोलता हूँ, और सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, पूरी GJC टीम और जो GJC की जो हमारी जो लाभम की स्पेशली जो टीम है उनको सबको थैंक यू बोलता हूँ, और ये मीटिंग को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। शादी भी है पाभी जी, पाभी को थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।